गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 6 1945 के बाद का विश्व। एशिया में स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एशिया के पराधीन देशों में स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हो चुका था। भारत में ब्रिटिशरों की भेदभाव की नीति के कारण आज़ादी के साथ ही भारत के भी दो भाग हुए। इस तरह भारत और पाकिस्तान ऐसे दो स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आए। आज़ादी की लंबी लड़ाई के पश्चात भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में। इसी तरह ब्रिटेन के साथ कई राष्ट्र संघर्ष करके स्वतंत्र हुए। उनमें म्यांमार और श्रीलंका 1948, इंडोनेशिया 1949 भी स्वतंत्र हुए। उसमें संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण योगदान था। इसी दौरान एशियाई देश लाओस, कंबोडिया भी स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। अफ्रीका में स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। अफ्रीका के देशों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध का सुखद परिणाम आया, यानी कि अच्छा परिणाम आया। महायुद्ध पूरा हुआ तब केवल एबिसीनिया, दक्षिण अफ्रीका संघ, इजिप्ट स्वतंत्र थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद में एशिया के देशों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन गतिमान हुए और स्वतंत्रता की मांग करने लगे। परिणाम यह हुआ कि 1951 से 1966 तक के 16 वर्ष के समय में अफ्रीका के 40 छोटे बड़े देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। साम्राज्यवादी सत्ताएं विश्व में अपना प्रभुत्व छोड़ने वाली नहीं थीं, इसलिए इन्होंने सत्ता टिकाए रखने के लिए प्रयत्न भी किए थे। परंतु कई देश इन दो महासत्ता गुट या सैन्य गुट के साथ न जुड़कर स्वयं स्वतंत्र रहकर अपने राष्ट्र का विकास करना चाहते थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन। विश्व की दो महासत्ताओं में विश्व विभाजित हो गया। दो विरोधी महासत्ताएं और सैन्य गुट अमेरिका और रूस के साथ कई राष्ट्र शामिल हुए और कई राष्ट्र शामिल नहीं भी हुए, यानी कि विश्व में किसी भी सत्ता गुट या सैन्य गुट में न जुड़ने वाले राष्ट्र निगुट और उनके द्वारा अपनाई गई विदेशी नीति, यानी कि गुट निरपेक्ष नीति के रूप में भी जानी जाती है। विश्व की दो महासत्ताओं की विचारधारा में जुड़े बिना तटस्थ राष्ट्र एक दूसरे के सहयोग से परंतु अपने अस्तित्व के साथ सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुगर्ण, इजिप्ट के राष्ट्रपति कर्नल नासर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो का कूटनिरपेक्ष नीति को प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ। विचार विमर्श के अंत में इंडोनेशिया के बांडुंग में तटस्थ राष्ट्रों की एक परिषद आयोजित की 1955 में। इस परिषद में एशिया के 23 और अफ्रीका के 6 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे, यानी कि शामिल हुए थे। परिषद ने विश्व के गरीब देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा साम्राज्यवाद का विरोध करने का ध्येय घोषित भी किया। इस परिषद में तटस्थ देशों के संगठन के स्वरूप और भावी कार्यक्रम निश्चित किए गए। 1961 में बेलग्रेड में आयोजित परिषद में विधि पूर्वक गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम नॉन एलाइन मूवमेंट संस्था की स्थापना भी हुई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई। गुट निरपेक्षवादी आंदोलन ने मूल्यवान नेतृत्व प्रदान किया। नेहरू मानते थे कि कोई भी सत्ता गुट या सैन्य गुट में शामिल होने के बदले तटस्थ रहने के लिए राष्ट्रीय हितों की रक्षा अधिक अच्छी तरह हो सकती है। भारत की यह मान्यता रही कि विश्व का दो प्रतिस्पर्धी सत्ता गुटों या सैन्य गुटों में विभाजन विश्व शांति के लिए खतरा रूप और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए हानिकारक है। आज विश्व के सबसे अधिक देश गुट निरपेक्षवादी गुट के सदस्य हैं। कुआलालंपुर में 13वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया,
2003 में। अंतिम 4 दशक में विश्व स्तर पर अनेक घटनाएं घटी थी। सोवियत संघ का विघटन होने से रूस का वर्चस्व कम हुआ। अमेरिका एकमात्र महासत्ता के रूप में मजबूत बन रहा था। अलबत्त विश्व के देशों की साम्राज्यवादी नीति घटती जा रही थी। इन संयोगों में गुटनिरपेक्षवादी गुटों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तटस्थ राष्ट्रों ने गुटनिरपेक्षवादी का नया अभिगम अपनाकर विश्व की राजनीति में उचित योगदान देने में सफल रहे हैं। विश्व में सर्वत्र शांति बनी रहे, युद्ध की घटनाएं न बने, मानव समाज और राष्ट्रीयता की भावना बनी रहे तथा महासत्ता निशस्त्रीकरण अपनाने का विचार विकसित करे। इसके लिए नैतिक प्रभाव स्थापित करने में गुटनिरपेक्षवाद को सफलता भी मिली। जर्मनी का विभाजन और एकीकरण। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध होने की शुरुआत का श्रेय जिसे दिया जाता है, उस जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में ध्वंस हुआ। इससे उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रीढ़ टूट गई। ऐसा कोई नेता नहीं था जो जर्मनी को पुनः खड़ा कर सके। युद्ध समाप्त होने पर विजेता राष्ट्रों ने जर्मनी को 4 प्रशासनिक विभागों में बांट डाला। उसकी व्यवस्था इस तरह की गई। सोवियत यूनियन की लाल सेना यानी कि रेड आर्मी ने पूर्व भाग पर सैनिक कब्जा किया था, इसलिए पूर्व जर्मनी का संचालन सोवियत यूनियन को सौंपा गया। जर्मनी के नेतृत्व भाग का संचालन अमेरिका को, फ्रांस के नज़दीकी प्रदेशों का संचालन फ्रांस को, बेल्जियम से सटे हुए जर्मन विस्तार का संचालन ब्रिटेन को सौंप दिया गया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी रूस और संकलन समिति के बीच विभाजित कर दिया गया था। उनके बीच प्रशासनिक एकता के लिए संकलन समिति की भी रचना की गई थी। इस तरह से जर्मनी पर 4 देशों का प्रशासन स्थापित किया गया। सत्ता गुटों के अविश्वास अविश्वास का वातावरण खड़ा होने से सोवियत यूनियन को पूर्व जर्मनी पर से अपनी सत्ता के चले जाने का भय लगा। इसलिए पूर्व जर्मनी उसके कहने में रहे ऐसी कठपुतली सरकार स्थापित कर दिया। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने संचालन अंतर्गत के पश्चिमी जर्मनी के प्रदेशों का एकीकरण करके फेडरल रिपब्लिक ऑफ ईस्ट जर्मनी के रूप में निर्माण किया। पश्चिम जर्मनी के 3 विभागों का एकीकरण किया गया। उसी तरह बर्लिन के भी 3 विभागों को एक साथ किया गया। इस प्रक्रिया के विरोध स्वरूप सोवियत यूनियन ने बर्लिन की नाकाबंदी घोषित की अप्रैल 1948 में। परिणाम स्वरूप पश्चिमी देश और सोवियत यूनियन के बीच भारी तनाव पैदा हुआ। इस दौरान पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को अलग करने वाली 42 किमी लंबी दीवार बनाई गई। पूर्व बर्लिन में रहने वाले जर्मन जुल्म और कठोरतापूर्ण वातावरण में से पश्चिमी बर्लिन के मुक्त और खुले वातावरण में भाग जाने के लिए उतावले हुए तथा 2 विभाग में अपने कुटुंबजनों, स्नेहियों और मित्रों के पास पहुंच जाने की असंख्य घटनाएं घटने लगी। लोग दीवार कूदकर या जलमार्ग तैरकर पश्चिम बर्लिन में जाने के लिए मरणातक प्रयास करते। पूर्व जर्मनी की साम्यवादी सरकार को हटाने का प्रयास करने वाले लोगों को गोली मारने जैसे क्रूरतापूर्ण कदम उठाए जाते। इसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद के 4.5 दशक के समय में पश्चिमी जर्मनी ने खूब विकास किया। उसने आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में सिद्धि प्राप्त की जो जर्मन चमत्कार के रूप में जाना जाता है। 1990 तक के समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति महत्वपूर्ण और दूरगामी परिवर्तन आए, जिसके कारण शीत युद्ध का प्रभाव मंद पड़ गया। साम्यवादी यूरोप के पूर्व देश और पश्चिम यूरोप के लोकतंत्रात्मक देशों के बीच का अंतर घटने लगा। उनके बीच अवरोध समान मजबूत आवरण अदृश्य होने लगा। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन हुआ। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच कड़वाहट खड़े करने वाले कोई मुद्दे अब नहीं रहे। इससे दोनों देशों के बीच समझौता हुआ जिसके परिणाम स्वरूप दोनों जर्मनी का एकीकरण हुआ। 3 अक्टूबर 1990 बर्लिन की दीवार जो जर्मन लोगों के लिए दुख, वियोग,
सताप और करुणा और क्रूरतापूर्ण जोर जबरदस्ती का प्रतीक थी, उसे हर्ष और उल्लास से लोगों ने तोड़ दिया और जर्मन लोगों ने दिल से अपना आनंद व्यक्त किया। संयुक्त बने जर्मनी ने 1990 के बाद के दशक में तीव्र गति से प्रगति की। राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, वाणिज्य, सामाजिक आदि क्षेत्र में प्रगति करके वह यूरोप का अत्यंत संपन्न राष्ट्र बना है। सोवियत रूस का विघटन। 20वीं सदी के अंतिम दौर के दौरान सोवियत यूनियन के राष्ट्राध्यक्ष गोर्बाचोव की उदारवादी नीति के कारण सोवियत यूनियन की विचारधारा में आए परिवर्तन से सोवियत यूनियन का विघटन हुआ। सोवियत यूनियन का शांतिपूर्ण विघटन विश्व राजनीति की स्मरणीय घटना मानी जा सकती है। मिखाइल गोर्बाचोव साम्यवादी दल के नए महामंत्री के रूप में 11 मार्च 1985 में सत्ता में आए। वे उदारवादी विचारधारा के थे। रूस ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति की। वह अमेरिकी महासत्ता के समान शक्तिशाली था। गोर्बाचोव ने खुलापन और आर्थिक और सामाजिक सुधार की नीतियों के कारण सोवियत समाजवादी प्रजातंत्रात्मक संघ की स्वतंत्रता प्राप्ति की उत्कंठा जागृत होने से सोवियत संघ के घटक राज्यों द्वारा एक एक करके स्वतंत्रता की घोषणा करने की प्रक्रिया शुरू हुई। धीरे धीरे सोवियत यूनियन के प्रशासनिक तंत्र पर साम्यवादी दल, अमलदारशाही और लाल सेना की पकड़ ढीली पड़ने लगी। सोवियत यूनियन के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई 1990। अंत में कुल 15 राज्यों में से 14 राज्य स्वतंत्र होने से विघटन की प्रक्रिया पूरी हुई दिसंबर 1991 में।